This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा केन्दुवासरः माघ शुद्ध सप्तमी रथसप्तमी दिनाङ्के दिनांक 7 फेब्रुवारी 2022 चरक मीमांसा अध्याय 5 श्रोतविज्ञान शंखं चक्रं गदयुकान्दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निरीलम् प्रौढदावाग्निरीलम् ब्रह्मणो समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं पतनोद्दिशः संवृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। शांति शांति शांति। स्वधातु समवर्णानि वृत्तस्थूलान्यणुनि च श्रोतांसि दीर्घान्याकृत्या प्रतान सदृशानि च। तो जिस धातु से बने हैं उस धातु के वर्णवादी वृत्त स्थूल अणु। तो वृत्त सर्कुलर इस प्रकार की, स्थूल और अणु छोटी भी और बड़ी भी इस प्रकार की। श्रोताओं से दीर्घाणी आकृत्या, आकृति से श्रोत दीर्घ होते हैं, लंबे होते हैं, प्रधान सदृशांच प्रधान जैसे होते हैं। तो ये स्रोतस्वं का जो वर्णन है वो जिनके बारे में हम कह सकते हैं उसमें ज्यादा संदेह की बात नहीं है, लेकिन ये मांसों स्रोतस, मेदों स्रोतस या फिर अस्थि मज्जावह स्रोतस वगैरह वगैरह के बारे में काफी मुश्किल इस प्रकार का लगता है। और कहाँ से कहाँ ये जाते हैं, कैसे जाते हैं, दिखाई देते हैं नहीं देते हैं, ये सब अलग अलग बातें इस प्रकार की है फिलहाल। और इनका वर्ण उनके जैसा होता है, ये जो बात बताई गई है जिस धातु का वहन करने वाले उसका जैसा वर्ण है उस प्रकार का वर्ण उसको प्राप्त होता है। तो शायद ये भी बात हो सकती है कि इसी प्रकार के स्रोतस हो, वर्ण के स्रोतस हो, या ट्रांसपेरेंसी हो, इसलिए जो अंदर भाव है वही हमें बाहर से दिख रहा है इस प्रकार से। लेकिन इन सभी का अच्छा विवरण मुझे नहीं प्राप्त हुआ है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये इनके बारे में हम कैसे भली भांति समझे और प्रैक्टिकली कैसे प्रयोग करें इस प्रकार से। हाँ, हाँ,
डिसेक्शन में नहीं बता सकते, डिसेक्शन में पता चलेगा इस प्रकार से। वैसे हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी और आधुनिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी में काफी अंतर है, और उन सभी को भली भांति समझ पाना ये थोड़ा सा मुश्किल इस प्रकार। प्राणोदकान्नवाहानां दुष्टानां श्वासिकी क्रिया कार्या तृष्णोपशमनी तथैव प्रदोषी। प्राण, उदक और अन्नमय स्रोतस अगर दुष्ट होते हैं तो श्वास रोग की चिकित्सा उसमें करनी है, और कार्या तृष्णोपशमनी तथैव प्रदोषी, और तृष्णा उपशमन करने वाली और आम प्रदोष को दूर करने वाली इस प्रकार की करें। अब यथासंख्य न्याय से प्राण के लिए श्वासी की क्रिया, उदक व स्रोतस के लिए तृष्णोपशमनी क्रिया, और अन्न व स्रोतस के लिए आम प्रदोषी की क्रिया ये करनी है। श्वास में जो पाया जाता है वो तमक श्वास से प्रधान है, बाकी ज्यादा ट्रीट करने वाले है ही नहीं। और उसमें पुरस्तक कुरुते श्वासम आमाशय समुद्भव प्राणोदकान्न वाहिनी दुष्ट स्रोताओं से दूषयन। तो प्राण, उदक और अन्न तीन स्रोतस का संबंध वहां पे लिखा गया है। और पुरस्त वायु आमाशय समुद्भव इस प्रकार के श्वास को निर्माण करता है, और इसमें तमक श्वास में खास करके तीनों प्रकार के स्रोतों की दृष्टि दिख सकती है। एक धूली, धूरी वगैरह दूर इस प्रकार का अगर संपर्क होता है और उसके जरिए श्वास होता है तो ये डायरेक्ट प्राणवायु स्रोत की दृष्टि इस प्रकार के, या अभी प्रदूषण के कारण अगर श्वास इस प्रकार का होता है तो वो सीधे प्राणवायु स्रोत की दृष्टि होती है। लेकिन पानी ज्यादा पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, या फिर उसका पचन नहीं हो रहा पानी का इस प्रकार का, तो ये भी तकलीफ वाली बात होती है, और उसके जरिए भी सांस फूलती है। तो वहां पे तृष्णोपशमनी ये जो बताते हैं ये क्रिया करनी है, और पानी को कम करना है। जैसे मैंने हितरुचि विजय महाराज साहब के बारे में देखा था कि 15 ग्राम चावल और 10 ग्राम दाल इतना ही पचा सकते थे, लेकिन पानी 4 लीटर पी रहे थे। तो जैसे ही पानी रिस्ट्रिक्ट कर दिया उनका, स्वर्ण लागा सिद्ध जल 2 लीटर का 1 लीटर बना के ऐसा कुछ बताया था। नव्हती प्रणवा से तो उससे अग्निमान ये हुआ था, और जैसे पानी कम कर दिया अग्नि बढ़ गया, और फिर बकरी का दूध आरंभ किया, 1 लीटर दूध जाने गया। हाँ आहे, अगर उदक व स्रोतस की दृष्टि है, हाँ तृष्णा चिकित्सा देंगे। तृष्णा में जो वर्णित योग है वो देंगे, ये एक बात होगी। पहले तो संक्षेपत क्रिया एवं निदान परिवर्जन की दृष्टि से पानी कम करना है। जब प्यास लगे, जितनी प्यास लगे उतना ही पानी लेना है, पानी उबाल के लेना है, पानी का काढ़ा बनाना है वगैरह वगैरह इस प्रकार। किडनी फेलियर में भी अभी यही करते हैं कि 2 लीटर पानी में सनक का कंगन, लाचा और ऐसी आधा लीटर शेष रखना है और उसी का पान करना है, ये बताते हैं। तो इससे काफी लोगों में फायदा इस प्रकार का होता है। और अन्न स्रोतस के लिए आम प्रदोष की चिकित्सा करनी है। आम प्रदोष में अतिमात्रा अन्न, अकाल भोजन वगैरह वगैरह ये सब तो बातें होती ही है। इसके बावजूद भी चिंता, शोक, भय वगैरह से भी पचन नहीं होता। सौमनस्य एक आवश्यक होता है पचन के लिए, वो नहीं होता तो भी पचन नहीं होता।
तो उसकी चिकित्सा करना जरूरी इस प्रकार का है। तो मन हमारा सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ये जो बात कही गई है आहार परिणाम कर भाव, इस प्रकार से वो केवल जो हम मुख्य खाना खाते हैं उसके पचन के लिए नहीं, बल्कि सभी प्रकार के पचन के लिए अच्छे आहार परिणाम कर भाव आवश्यक इस प्रकार के रहेंगे। और स्थूल पचन तो हो गया, लेकिन सूक्ष्म पचन तो चलता ही रहता है शरीर के अंदर। तो हम सदैव अगर प्रसन्न रहेंगे, दुखी नहीं होंगे, तो बात बनती है कि हमारा धातुओं का पचन, महाभूतों का पचन भी अच्छा इस प्रकार का होगा। और उससे जो फायदे हमें मिलने वाले हैं वो हमें मिल पाएंगे। नहीं तो फायदे नहीं मिलते, लेकिन नुकसान होता है, आम बनता है। और ये आम अगर धातुओं में स्थित या कच्चा धातु निर्माण होता है तो फिर ये बड़ी समस्या हो जाती है। और इस प्रकार के कई मरीज मिलते हैं। अमवत वगैरह से तो मिलते ही है, लेकिन अमवत को छोड़ो, अमवत एक स्पेसिफिक कंडीशन है। बाकी भी बहुत सारे मरीजों में पचन अच्छा नहीं होता और आम निर्माण होता रहता है। न केवल जठराग्नि के स्तर पर, अपितु धात्वग्नि और भूताग्नि के स्तर पर भी आम निर्माण होता रहता है। और उसको मूल रूप से सुधारने के लिए जठराग्नि से ही आरंभ करना पड़ता है। तो खाना पहले रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है और फिर आगे हम उसको लेके जा सकते हैं इस प्रकार से। तो ये स्रोतस अगर दुष्ट हो गया तो प्राणोदक का नन, इनमें से जो भी दुष्ट हो गए होंगे उनकी चिकित्सा करना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और मैं मानता हूं कि ये एंट्री पॉइंट है। इन तीनों स्रोतों के द्वारा अंदर कुछ ना कुछ जाता है, हवा जाती है, अन्न जाता है, पानी जाता है, और इन्हीं सभी से शरीर का पोषण होता रहता है, शरीर की जीवन यात्रा चली रहेगी। तो इनका संबंध केवल इन स्रोतों की दृष्टि में नहीं है, इनके जरिए बाकी भी स्रोत बिगड़ जाते हैं। क्योंकि जो निर्माण है वो इनके अधीन है। तो सभी रोगों में इन तीन स्रोतों का महत्व बहुत ज्यादा इस प्रकार का है। और सुधार जो हमें लाना है वो इन तीन स्रोतों के द्वारा लाना है, ये एक मुद्दा रहेगा। कमक श्वास में तो हमारे ग्रंथों में ही निर्देश है। रुद्रोग की बात करो, त्वचा विकार, कुष्ठ की बात करो, वातरक्त की बात करो, वातव्याधि की बात करो, या किसी रोग की बात करो। एंट्री पॉइंट तो ये तीन ही है, दूसरे कोई नहीं है। तो समझ लेना चाहिए कि इनको अगर हम ठीक करेंगे तो सभी स्रोतस ठीक हो जाएंगे। मेरे मन में एक विषय बहुत बरसों से है। ये जो आधुनिक वैज्ञानिक ने सिस्टम वाइज अप्रोच जो रखा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह वगैरह, इस प्रकार से, या रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह, ये सब अलग अलग इस प्रकार के बताए हैं। हर एक का फंक्शन अलग अलग तरीके से बताया है, लेकिन ये समूचे मिलकर क्या काम करते हैं इसके बारे में केवल हम उसको ऐड करते जाएंगे तो समूचे सजीव के जो कार्य है वो नहीं मिलते हैं। वो तो उसके भी पर इस प्रकार का होता है। तो होलिस्टिक अप्रोच, ये जो बात आयुर्वेद की है, आयुर्वेद में ये तो केवल शारीरिक स्तर पर बात हुई है। शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा, इन चारों का विचार आवश्यक है होलिस्टिक में। और उसमें भी शरीर में सभी स्रोतों का विचार आवश्यक इस प्रकार का है। और इसमें एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट्स, इनको ज्यादा महत्व इस प्रकार का रहेगा, क्योंकि एग्जिट पॉइंट्स जो है वो मल है। पुरुष मूत्र स्वेद इस प्रकार का मल निष्कासन होता रहता है, या कमल वगैरह जो है वो निकलते रहते हैं।
तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें रॉ मटेरियल से लेकर कुछ प्रोसेसिंग होती है और फिर कुछ प्रोडक्ट बनते हैं और कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है। तो जो वेस्ट मटेरियल बना है वो किस प्रकार का है, किस क्वालिटी का है, उसके आधार पर हम जो प्रोडक्ट बना है वो अच्छा बना है नहीं बना है ये जज कर सकते हैं। पुराने जमाने में क्वालिटी कंट्रोल नाम का एक डिपार्टमेंट रहता था। मैंने सुना था कि बजाज में ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बहुत ही बेहतरीन था और सिर्फ 29 स्कूटर बाजार में मिलती थी, बाद में वेस्पा लैम्ब्रेटा आ गई। लेकिन दूसरी कौन सी भी स्कूटर बाजार में उपलब्ध ही नहीं थी और इसमें वेटिंग रहता था 10-10, 11-11 साल तक और क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छा था। लेकिन बाद में कंपटीशन शुरू हो गई, बाकी कंपनियां इसमें उतर आई और ये जो बजाज की मोनोपोली थी वो खत्म हो गई। लेकिन उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल को ही कट कर दिया। जो कंपटीशन शुरू हुई तो क्वालिटी कंट्रोल को ही रोक दिया इस प्रकार से। तो ये बात तो नहीं होनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि ये प्राण उदक अन्न ये भीतर लेने वाले पदार्थ स्रोत इस प्रकार के स्रोत है और पुरुष मूत्र और स्वेद ये बाहर फेंकने वाले इस प्रकार के हैं। इन दोनों को भली भांति समझने की कोशिश करेंगे तो जो शरीर में परिवर्तन धातुओं में हो रहा है आहार से प्रसादी धातु या वही मैं कह रहा हूँ कि इन तीनों की चिकित्सा सभी रोगों के लिए आवश्यक होगी। और इनकी चिकित्सा भली भांति हुई है नहीं हुई है ये देखने का सोर्स बहिर्मुख स्रोत जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो अच्छे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं ये देखना है और उसमें सुधार होने लगा तो समझ लेना है कि भीतर भी सुधार हो रहा है, धातु भी अच्छे और धातुओं के जो मलय है कफ पित्तम मलह केशु प्रस्वेदो नखरो मच्छ ये भी अच्छे तरीके से बन रहे हैं। ये अगर हमें पता चलता है तो समझ ले पाएंगे कि ठीक है ये मूल रूप से सुधर रहा है सभी इस प्रकार से। ये नाखूनों में कुनक जैसे हो जाते हैं। ये अस्थि धातु का मल है और मैं ज्यादातर व्योशनवक का इसमें प्रयोग करता हूँ। त्रिकटु त्रिफला त्रिमद ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें सिर्फ लोह भस्म डालने से नवायस लोह बन जाता है, लौह को गुग्गुल डालने से गुग्गुल बन जाता है। लेकिन ये जो योग है त्रिकटु त्रिफला त्रिमद ये धातुओं के निर्माण में सहायता करता है, अच्छी भली भांति धातु निर्माण करता है। तो मैंने देखा है कि इस प्रकार के कुनक वाले मरीजों में ये जब शुरू करते हैं 2-3 महीने में नाखून का रंग बदलने लगता है, नाखून नॉर्मल होने लगता है। तो ये केवल नाखून के लिए ही करे ऐसा नहीं, सभी रोगों के लिए कर सकते हैं। त्रिफला रसायन है इसमें क्लेद कम करने वाला इस प्रकार का है। त्रिकटु जो है वो उत्तम पाचन दीपन और योगा ही एक्शन वाला इस प्रकार का है और त्रिमद जो है विरंग चित्र त्रिफला मुस्ता तो ये उत्तम पाचन कृमिघ्न इस प्रकार के है। तो शायद बहुत सारे रोगों में इसका भली भांति प्रयोग हो सकता है। जहां जहां परिणमन की प्रक्रिया अच्छी तरीके से अपेक्षित है वहां ये इसका प्रयोग हो सकता है। मामा जोशी एक बुजुर्ग वैद्य थे पुणे में, उनके प्रयोग में नवायस लोह बहुत ज्यादा था।
और फणसळकर की जो प्रयोग में आपका डिले हो जाता है। मैं पर फणसळकर का अनुयायी हूँ, तो मेरे चिकित्सा में ताप्य दिलो का ज्यादा प्रयोग है। हाँ हो बघायला पाहिजे। हो हो हो। तो इसमें पूरी परिणमन की प्रक्रिया अगर सुधरनी है तो इस प्रकार के कुछ योग हम प्रयोग में ला सकते हैं। वैसे वसंत कल्पना भी इसके लिए बहुत अच्छी है। रसरक्त तक लघुमालिनी महोत्सव में मधुमालिनी और ओष सुवर्ण के लिए स्वर्ण मालिनी या ओज के लिए बृहद स्वर्ण मालिनी इस प्रकार का कहना था। ये तो मिलता नहीं है बृहद स्वर्ण मालिनी, लेकिन इनका अगर हम प्रयोग करेंगे तो ये धातु के परिणमन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो सभी चिकित्सा का सार इन सूत्रों में है। एक तो हमें लाइफस्टाइल देखनी चाहिए, दिनचर्या किस प्रकार के एफर्ट्स होते हैं और जाते हैं। तो ये जो एंट्री पॉइंट है खाने के बारे में, अन्न व स्रोतस के बारे में, उसके बारे में पता चले। पानी कितना पी रहे हैं, कब पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं वगैरह वगैरह। ये उदक व स्रोतस के बारे में पता चल जाएगा। और सांस कब कैसे लेते हैं, ये प्राणों व स्रोतस के लिए महत्वपूर्ण है। एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सांस कितनी बार लेते हैं, ये सवाल पूछा जाता है। तो लोग कहते हैं लेते ही रहते हैं, कितनी बार लेते हैं, पूछने की बात। तो पूछते हैं आप कितनी बार लेते हैं। तो शायद समझ में आता है मैं कितनी बार लेता हूँ। वो तो श्वासोश्वास की प्रक्रिया चलती रहती है, मेरा उसमें कुछ रोल नहीं है। मैं अगर प्राणायाम करूँ तो मैं सांस लूंगा, और इसमें अंतर है। जैसे कि ज्ञान की प्रक्रिया अंदर से शुरू होती है, मैं ज्ञान करवा लेना चाहता हूँ, इसलिए आत्मा मन से जुड़ जाता है, मन इंद्रियों से जुड़ता है, इंद्रिय अर्थ से जुड़ जाता है और ज्ञान होता है। वैसे आंखें कुछ देख रही है, कान पे कुछ सुनाई दे रहा है, ये मैं देख रहा हूँ या मैं सुन रहा हूँ, नहीं। जब तक मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं खुद कुछ करना नहीं चाहता, तब तक ये पॉसिबल नहीं। इसीलिए सोच समझकर सांस लेनी है। तवारिया का ये कहना था कि 3 सेकंड सांस लेना और 2 सेकंड छोड़ना, ये स्वाभाविक गति है, और इसमें 1 मिनट में 12 श्वासोच्छ्वास हो जाते हैं। तो उसकी आदत डालनी है, ऐसा उनका कहना। उनका जो स्लो रिदम है, 1 2 3 में सांस लेना और 5 6 में छोड़ना, ये अगर हम प्रयत्न पूर्वक करेंगे तो शरीर को उसकी आदत पड़ जाएगी, और इस प्रकार से आदत पड़ जाने से अपने आप ही सांस इसी प्रकार के हम लेते रहेंगे। इसलिए नियमित रूप से प्राणायाम का अध्ययन करना जरूरी है। उभं राहून पाणी का पिऊ नये सर असं म्हणतात, पाणी नेहमीच बसूनच प्यावे का। काफी लोग बताते हैं, इसका मुझे ग्रंथों में तो रेफरेंस नहीं मिला है। त्याला काय नळ फुकतात। वास्तव में ऐसा है कि आसन के बारे में बताया गया है, सायं प्रातः नमोशाम अनुशाम शुचिर्भूतम अंतरा भोजन कुर्यात्, अग्निहोत्र समोविधि, या अग्निहोत्र जैसा विधि है इस प्रकार से। तो जितनी गंभीरता से, पावित्र्य से अग्निहोत्र के बारे में सोचा जाता है, उसी प्रकार से खाना खाने के बारे में सोचना है।
और सिर्फ खाना खाने के बारे में नहीं, पानी पीने के बारे में, सांस लेने के बारे में भी सोचना है। और हम कैसे भी किसी भी प्रकार से खाना खाते हैं, किसी भी प्रकार से पानी पीते हैं, सांस खुद लेते नहीं है, वो अपने आप चलती रहती है इस प्रकार से। तो इन तीनों पर भली भांति काबू पाएंगे तो सभी रोगों से मुक्ति पा सकेंगे। रोगों से मुक्ति पाना एक अलग बात हुई, बीमार नहीं होंगे, स्वास्थ्य बना रहेगा, दीर्घायुष्य मिलेगा, ये सभी बातें होगी। लेकिन सजगता से ये करना है। काही लोग थोड्या थोड्या वेळाने खोल श्वास घेतात, त्याचं काय कारण असावं? ये शरीर को महसूस होता है कि इनसफिशियंसी है सांस की, और इसलिए दीर्घ श्वास लिया जाता है या दीर्घ निश्वास उच्छ्वास किया जाता है। उसासा सोचने इस प्रकार से, तो इसका मतलब है कि शरीर में संचित वायु है जो अशुद्ध इस प्रकार का है, उसमें अशुद्धियां मिली हुई है और उसको बाहर फेंकने की कोशिश की जा रही है। योग वाले बताते हैं कि हम फेफड़ों का बहुत ही कम हिस्सा प्रयोग में लाते हैं। हमारा जो श्वसन होता है वो बहुत ही शैलो ब्रीदिंग इस प्रकार का होता है। पूरी लंग को इस्तेमाल करना ये बात होती ही नहीं। अगर वो भली भांति करना है तो दीर्घ श्वसन करने के सिवाय कोई इच्छा नहीं है। तो भागशः श्वसन कहते हैं कि फेफड़ों का ऊपर वाला हिस्सा, मध्य वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, जब पूरा श्वास ले लेंगे तो पेट आगे आएगा, क्योंकि डायफ्राम नीचे चला जाएगा, क्योंकि वहां तक हवा एयर एंट्री हो रही है। नहीं तो जब हम सांस लेते रहते हैं वो केवल ऊपर ऊपर ही होता रहता है। तो ये भी एक आदत डालनी है कि दीर्घ श्वसन ही निरंतर करते रहे, तो फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल होगा और जो आपूर्ति हमें होनी चाहिए वो हो जाएगी श्वसन की। और जब दीर्घ श्वसन करेंगे तो उच्छ्वास भी दीर्घ होगा। इनका तवारिया का कहना है कि उच्छ्वास थोड़ा कट शॉर्ट करना है, 3 सेकंड और 2 सेकंड इस प्रकार का। इसका रेफरेंस क्या है मुझे मालूम नहीं है कि ये उच्छ्वास और निश्वास इसमें किस प्रकार का होना चाहिए।